अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सफारती सतह पर देखते ही देखते गैर मामूली सूरत हाल अब कुछ बनती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इब्तदा में बहरीन के दौरे पर जाना था, फिर अचानक से वो सऊदी अरब के दौरे पर पहले चले गए। फिर तय ये हुआ कि वज़ीर आज़म सऊदी अरब से बहरीन जाएंगे, लेकिन फिर वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुख्तसर करके वतन वापस आ जाते हैं। बल्कि बहरीन के दौरे का भी जो 15 दिसंबर का एक शेड्यूल था उसको भी एक दिन आगे करना पड़ा। अब वज़ीर आज़म बहरीन रवाना हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को साथ जाना था, लेकिन वो साथ नहीं गए। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बाद स्विट्ज़रलैंड जाना है, जहाँ से बराह रास्त वज़ीर आज़म को मलेशिया जाना था। लेकिन कहा जा रहा है कि प्रोग्राम में कुछ तब्दीली हो रही है। वो तब्दीली ये हो रही है कि शायद हो सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान मलेशिया के दौरे पर ना जाएं, KL समिट में शिरकत ना करें। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म अगर KL समिट में नहीं जाते तो इसके पाकिस्तान के जो तुर्की, मलेशिया, कतर के साथ ताल्लुकात हैं, इस पर इसके क्या असरात होंगे। और अगर पाकिस्तान इस समिट में सऊदी अरब की मंशा के बरखिलाफ़ दौरा करता है, उसमें शरीक हो जाता है, तो फिर सऊदी अरब UAE के साथ जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान इन ममालिक के दरमियान अगर ये कहा जाए कि जकड़ा हुआ है तो शायद ये गलत नहीं होगा। मैं बात करूंगी, मेरे साथ इस वक्त साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा तस्नीम असलम साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम असलम साहिबा आपका। वालेकुम सलाम। तस्लीम साहिबा, आपको भी याद होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास की साइडलाइन पर टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया के सरबराहान की जब मुलाकात हुई तो फिर फैसला हुआ कि कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। फिर बाद में ईरानी सदर और अमीर कतर की जो शिरकत थी उसने फिर इसको एक और ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंस दे दी, इसे गैर मामूली बना दिया। अब आप क्या समझती हैं कि जो वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब चले गए, अचानक से सऊदी अरब का दौरा आ गया, तय तो था कि वज़ीर आज़म में मलेशिया जाना है, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि हो सकता है वज़ीर आज़म ना जाए, वज़ीर आज़म की जगह कोई अहम रहनुमा भी जा सकते हैं उस समिट में। आपको क्या लगता है अगर वज़ीर आज़म नहीं जाएंगे तो वो ममालिक जो कुआलालंपुर समिट में शरीक हो रहे हैं, क्या इमेज जाएगा कि शायद हम पर कोई प्रेशर आ गया है? पाकिस्तान का सऊदी अरब का जो दौरा था वहाँ से हमें कोई डायरेक्शंस मिली है, हम तो शायद सऊदी अरब को एतमाद में लेने गए थे, लेकिन जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि वज़ीर आज़म नहीं जा रहे। मुझे अभी नहीं मालूम, कंफर्म नहीं है कि वज़ीर आज़म जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन आपने सही कहा कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, टर्किश प्रेसिडेंट और मलेशियन प्राइम मिनिस्टर का। और आपको ये भी याद होगा कि ये दो ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सबसे ज़्यादा खुल के कश्मीरियों के सपोर्ट में बोले भी थे। और तीनों रहनुमाओं में ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि मुस्लिम दुनिया का जो नैरेटिव है वो जिस तरह दुनिया में जाना चाहिए वो वैसे नहीं जा रहा, और इस बात की ज़रूरत है कि हम मिल के मीडिया को में ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करें और एक चैनल बने या इस किस्म की आउटरीच की जाए मीडिया की दुनिया में कि जो मुसलमानों का नैरेटिव है जो कि बिल्कुल दब के रह गया है उसको फैलाया जाए, उसको दुनिया में पहुंचाया जाए, बजाय इसके कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो एक डिस्टॉर्टेड इमेज मुस्लिम दुनिया का पेश करे। हमें खुद इसको करना चाहिए। और फिर उसी से रिलेटेड फिर ये बात थोड़ा सा एक्सपैंड हुआ, पहले 3 मुमालिक थे, फिर तो बेस्ट पॉलिसी तो ये होती है कि आप अपनी नेशनल इंटरेस्ट और जो लार्जर इंटरेस्ट हैं उम्मा की लिहाज से हों या एक कलेक्टिव विजडम जो है लीडर्स की। और हमें पता है कि प्राइम मिनिस्टर महातिर बहुत एक दिलेर और आउटस्पोकन लीडर हैं। टर्किश प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की भी इसी तरह की एक इमेज है जो कि बेस्ड है रियलिटी पे।
तो हमारे लिए ज़रूरी है कि वी आर गाइडेड बाय आवर नेशनल इंटरेस्ट, बजाय उसके कि हम कभी किसी के पीछे या किसी के पीछे हम पॉलिसी डिसीजन करें। इसमें अल्टीमेटली नुकसान फिर पाकिस्तान का ही होगा अगर कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से हम अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हैं या हमें कोई मुल्क प्रेशराइज कर सकता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट मुल्क है। देखिए हमारा तो और फिर भी देखना है अच्छा कि हम एक इनिशिएटिव था पाकिस्तान का कि जो मुस्लिम उम्मा के मसाइल हैं वो ये ममालिक इकट्ठे हों एक प्लेटफॉर्म पे और उसको हल कर सकें। अब हम दोनों तरफ से पाकिस्तान को मसाइल है, अगर पाकिस्तान जाता है तो फिर यूएई, फिर सऊदी अरब, बहरीन, इनके ताल्लुकात पर जो हमारे साथ ताल्लुकात है वो क्या असर होगा, और अगर हम नहीं जाते हैं फिर मलेशिया, टर्की, फिर इनके साथ हमारे ताल्लुकात क्या रह जाएंगे? हम तो बीच में फंसे हुए हैं। शाजिया, एक चीज याद रखिए कि जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिनको बुचर ऑफ मुस्लिम्स कहा जाता है, और इंडिया में जो हो रहा है, जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हुआ, उसके बाद जाहिर है कि पाकिस्तानी कौम की भी ख्वाहिश थी कि जिस तरह गल्फ ममालिक में इंडियन प्राइम मिनिस्टर को रिवॉर्ड किया गया उनकी पॉलिसीज को, उनको डेकोरेट किया गया, वो चीज ना होती तो वहां पे वो सेंसिटिविटी हमें नजर नहीं आई जो कि होनी चाहिए थी कश्मीरियों की तरफ और पाकिस्तान की तरफ। तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी इंटरेस्ट में क्या है और हमने अपने आप को, अपने जो हमारा विजन है उसको लेके आगे कैसे चलना है। और जितनी भी मुस्लिम दुनिया में जो अनफॉर्चुनेट इस वक्त खींचातानी है, ये डिवीजन है, हम ट्रेडिशनली उसका हिस्सा नहीं बने और हमें अभी भी नहीं बनना चाहिए। क्या कोई इस्लामी दुनिया में कोई नई सफबंदी होने जा रही है, कोई नया इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है? आपको लगता है कि इसी वजह से अमेरिका जो है वो खौफजदा है? ज़ाहिर है इसी कैंप में बहरीन है, सऊदी अरब है, यूएई है, तो इसका भी हम लोगों पर एक प्रेशर है। तो आपको लगता है कि इसी वजह से अगर ये सफबंदी होती है तो अमेरिका का क्या प्रेशर होगा पाकिस्तान पर और जो मुमालिक इस समिट में शरीक हो रहे हैं उन पर? देखिए, हमें इन चीज़ों को किसका प्रेशर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, लेकिन कोई नई सख्तबंदी नहीं हो रही है। जिस मीडिया चैनल की या की बात की गई वो किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देना था, उसने मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू देना था, जो वेस्ट में पर्टिकुलरली एक बहुत डिस्टॉर्टेड इमेज इस्लाम का दिया जाता है, या मुसलमानों के साथ एक हतक आमेज रवैया है, डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल हमारे सेक्रेड पर्सनैलिटीज की, किताबों की, दीन की तौहीन की जाती है। उन चीज़ों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना था, वो एक्सप्लेन करना था दुनिया को कि इस्लाम असल में क्या है, उसकी यूनिवर्सैलिटी, उसकी जो टॉलरेंस है, वो कॉन्सेप्ट्स दुनिया तक पहुंचाने थे। और तो वो एक ऑल एनकम्पासिंग था, वो किसी को एक्सक्लूड करने वाला नहीं था। जहां तक मुस्लिम दुनिया में आप ब्लॉक्स की बात करिए, अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक्स ऑलरेडी बने हुए हैं। बिल्कुल हिस्टोरिकली, ट्रेडिशनली पाकिस्तान की ये पोजीशन रही है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बने, बल्कि हमने कोशिश की है कि जो डिवाइड्स हैं, जो चीजें, जो इस किस्म की रिफ्ट्स हैं, उनको किस तरह मिटाया जा सके, किस तरह मुल्कों को करीब लाया जा सके। ठीक है, बहुत बहुत साबिक तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम असलम साहिब हमारे साथ थी। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर 1971 सकूते ढाका को 48 साल बीत गए हैं। सानेहा मशरिक पाकिस्तान 48 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को पेश आया। इस साने में भारत की परवरदा मुक्ति बानी ने भरपूर किरदार अदा किया, और तो और मोदी ने एतराफ़ किया कि वो अपनी जवानी में बांग्लादेश के जन्म में शरीक रहा है। पाकिस्तान की तकसीम का सानेहा आज भी इंतहाई तकलीफ दे है। मुझे ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया
शुक्रिया साफी साहब आपका। साफी साहब, आपने भी रिपोर्ट देखी, आप हमसे ज़्यादा तारीख जानते हैं, तारीख ज़्यादा पढ़ी है आपने। तारीख तो बताती यही है कि क्या में पाकिस्तान के वक्त से ही भारतीय रहनुमाओं ने कह दिया था कि इस मुल्क को हम चलने नहीं देंगे। पाकिस्तान का वजूद हिंदुओं ने कभी तस्लीम ही नहीं किया। और फिर ये भी तारीख बताती है कि किस तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने के लिए किस तरह बंगालियों की अस्करी तरबियत के लिए पानीपत के मकाम पर और फिर भारतीय पंजाब में किस किस तरीके से तरबियती कैंप वहाँ पर बनाए गए। और फिर जिस तरह कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, मैंने इंट्रो में भी कहा कि मोदी ने बांग्लादेश की जमीन पर एतराफ़ किया कि किस तरह भारत का उसमें किरदार था, मुक्ति बानी को किस तरीके से सपोर्ट किया गया। तो ये तो हकीकत है कि भारत वो बीज बो चुका था पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। हमारी अपनी गलतियां क्या थी, हम कहाँ गलत थे जिसकी वजह से हमें वो दिन देखना पड़ा? साफी साहब देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने पहले दिन से पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया था और पहले दिन से दोनों की मुखासमत थी और वो पाकिस्तान उनसे हजम नहीं हो रहा था। इसमें भी कोई शक नहीं कि मुक्ति बाहिनी ने भी बुनियादी किरदार अदा किया था और इंडियन इन्वेजन ने भी बुनियादी किरदार अदा किया था। और अब तो वो कोई ढकी छुपी बात रही भी नहीं। नरेंद्र मोदी जैसे लोगों ने भी एतराफ़ कर लिए हैं कि उनका उस हवाले से क्या किरदार रहा। लेकिन उससे बड़ी हकीकत ये भी है कि अगर हम खुद गलतियां ना करते तो हिंदुस्तान जैसे दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो जो अंग्रेजी का एक मकूला है कि अ मैन कैन नॉट राइड योर बैक अनलेस इट इज बेंट, कि अगर आपकी कमर झुकी हुई ना हो तो कोई दूसरा उस पर सवारी नहीं कर सकता। दुनिया की तारीख हमें ये बताती है कि बहुत कम ऐसे वक्त आए हैं कि जब कौमों को और मुल्कों को इसी तरह के चैलेंजेस या दुश्मनों का सामना ना हो। मसलन आज क्या अमेरिका नहीं चाहता कि वो चीन को नुकसान पहुंचाए? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि वो ईरान को नुकसान पहुंचाए? इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अगर ईरानी खुद मुत्तफिक हैं तो आज तक अमेरिका उसमें कामयाब नहीं हो सका। अगर चीनी खुद मुत्तफिक हैं तो आज तक वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। सोवियत यूनियन को पहले अमेरिकी तोड़ना चाह रहे थे, लेकिन जब तक गोरबाचोव कम्युनिज्म की अपनी दाखिली गलतियां नहीं थी और जब तक खुद वो लोग उस निजाम के खिलाफ नहीं खड़े हुए थे, तो तब तक न अमेरिका कुछ कर सकता था न कोई और कुछ कर सकता था। तो जहां तक मशरिकी पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो बदकिस्मती से क़याम पाकिस्तान के बाद किसी भी हुक्मरान ने भी मशरिकी पाकिस्तान के लोगों को उनके बुनियादी हकूक नहीं दिए और उनकी महरूमियां दिन ब दिन बढ़ती गई। क़याम पाकिस्तान में उनका किरदार मगरबी पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा था, लेकिन पाकिस्तान के मामे चाचे बन के हम मगरबी पाकिस्तान वाले और फिर कभी अयूब, कभी याहिया और कभी सिकंदर मिर्जा, ये लोग अपनी मर्जी उन पे मुसल्लत करते रहे। तो मेरे ख्याल में अगर उस वक्त हमारी अपनी गलतियां ना होती, हम अगर मशरिकी पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे में ना रखते, हम अगर मगरबी पाकिस्तान के लोगों को भी उनके जमहूरी और आईनी हकूक देते और मशरिकी पाकिस्तान के लोगों को भी, तो इंडिया अगर इससे दोगुना भी उसकी कुव्वत होती, अगर इससे दुगनी भी उनकी साजिशें होती, फिर भी मैं समझता हूं कि वो मगरबी मशरिकी पाकिस्तान को हमसे जुड़ कर सकता था। एक और जो बड़ा अहम फैक्टर है जिसकी बात की जाती है कि उस वक्त के हुक्मरानों ने सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी। तो सवाल मेरा ये है कि अगर उस वक्त के हुक्मरानों का ये कसूर था कि सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी गई, आज जब 18वीं तरमीम के बाद हमारे चारों सूबे खुद मुख्तार हैं, क्या आज उसके बाद भी सिंध पंजाब पर इल्ज़ाम नहीं लगाता? क्या आज बलूचिस्तान के अवाम एहसास महरूमी की बात नहीं करते? तो आप क्या समझते हैं कि हमारे आज के हुक्मरानों ने कुछ सीखा है माजी के इंसाने हाथ से? नहीं, एक तो पहली बात ये कि वो जो महरूमियां हैं, न एक दिन में महरूमियां पैदा होती हैं और न खत्म होती हैं। वो पिछले अगर 72 साल में महरूमियां पैदा हुई हैं तो एक 18th अमेंडमेंट से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि सब कुछ कवानीन से नहीं होता, असल में एक मजमूई रवैया और कंडक्ट भी होता है।
अभी देखिए 18th अमेंडमेंट हुआ था, लेकिन सीपैक की हैंडलिंग आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में उसको किस तरह हैंडल किया गया। उसके जरिए बलूचिस्तान की महरूमियों को कम किया जा सकता था, गिलगित बल्तिस्तान की महरूमियों को कम किया जा सकता था, लेकिन वो कम करने की बजाय उनको बढ़ा दिया गया और सारा उनका रुख कर दिया गया पंजाब की तरफ, और वो भी फिर सेंट्रल पंजाब की तरफ। फिर अभी देखे कि ठीक है 18th अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन अगर जनूबी पंजाब के लोग अपने लिए सूबा मांग रहे हैं, और कितने लोगों ने जनूबी पंजाब के नाम पे सियासत नहीं चमकाई। अब खसरो बख्तियार और ये लोग तो इस नाम पे आए हुए थे, उसके बाद क्या मौजूदा हुकूमत ने या इमरान खान साहब ने या खसरो बख्तियार वगैरह ने उसका नाम लिया है। तो एक तो ये चीजें हैं कि मजमूई रवैया क्या होता है। फिर दूसरी बात यह है कि इस वक्त तो पाकिस्तान की सियासी कुव्वत खुद मुख्तार नहीं है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट खुद मुख्तार नहीं है, पाकिस्तान का वजीर आजम खुद मुख्तार नहीं है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट का स्पीकर खुद मुख्तार नहीं है, वो किसी के प्रोडक्शन आर्डर अपनी मर्जी से नहीं जारी कर सकता। तो फिर सूबे किस हद तक खुद मुख्तार हो सकती है। अब पहली बात तो ये है कि क्या गुज़िश्ता इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमतों को क्या तमाम सियासी जमातें और तमाम वफाकी इकाइयां जेनवन अपनी नुमाइंदा हुकूमतें समझती हैं? मेरा ख्याल तो है कि नहीं समझती। फिर उसके बाद कि क्या जो हुकूमतें बनी हैं वो उस हवाले से खुद मुख्तार हैं। अच्छा 18th अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन आपने देखा कि इस हुकूमत ने अभी तक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का, वो तो आइन में 18th अमेंडमेंट से पहले उसका जिक्र था, बिल्कुल इन्होंने किया, उसका एक इजलास बुलाया हुआ है। तो वो यानी जब तक ये सारी चीजों को आप उस तरह एड्रेस नहीं कर सकते, और हर सतह पे पहली बात तो ये है कि सूबों के महरूमी को दूर करने के लिए मशरिकी पाकिस्तान जैसे तलख तजर्बात से बचने के लिए पहला काम तो ये होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पे उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो मुकाम दिया है वो उसको दे दिया जाए। उसके बाद फिर सूबों की बारी आएगी। अभी तक तो मसला ये है कि यहाँ पे सिविलियन इदारे अपने आप को खुद मुख्तार नहीं समझते, तो सूबों और चोटल कमूयतों का की महरूमियों को दूर करना तो बात की बात है। ठीक है, ये अपनी कमजोरियां, लेकिन भारत जो आज आसाम में बंगालियों के साथ कर रहा है, सीना चौड़ा करके नरेंद्र मोदी इस बात का एतराफ भी करते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का, भारत का, उनका क्या किरदार है। लेकिन आज आसाम में जो बंगालियों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से उनकी शहरियत मंसूख की जा रही है, जिस तरीके से लोगों को बेघर किया जा रहा है, आपको नहीं लगता ये उन बंगालियों के लिए भी सजा है जिन्होंने 1965 और उसके बाद से एक तासुर कायम कर दिया था पूरी दुनिया में और इंडिया में कि वाकई उनके साथ पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में ज्यादतियां हुई हैं। आज आप नहीं समझते आज उनको भी सजा दी जा रही है? भारत तो किसी का सगा नहीं है। लेकिन मोदी सरकार इस वक्त जो कुछ कर रही है अपने मुल्क के अंदर, तो हमें उस पर तशवीश में मुब्तला होने की बजाय खुश हो जाना चाहिए, और खुद हिंदुस्तान में रहने वालों को उस पर तशवीश में मुब्तला हो जाना चाहिए। वो जो कुछ कर रहा है इस वक्त मोदी और उसके साथी जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से नंबर 1 तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे लोगों का बयानिया दुरुस्त साबित हो रहा है। पहले लोग उसके बारे में एप्स एंड बट्स करते थे, और जब मशरिकी पाकिस्तान का सानिया रोनुमा हुआ तो इंडियन ये भी कहते थे कि आज हमने दो कौमी नजरिए को बर हिंद में दफन कर दिया। तो आज जो मोदी जो कुछ कर रहा है वो एक तो ये कि पाकिस्तान के बयानिए को और कायद आज़म के बयानिए को दलील दे रहा है, जवाज दे रहा है, और हकीकत ये है कि वो अपने सेकुलरिज्म के नजरिए को, और उस वक्त जिस बुनियाद पे कांग्रेस ने तकसीम हिंद की मुखालफत की थी, वो उस सोच को दफन कर रहा है, दरियाबुर्द कर रहा है। और अगर हमारे इस गलत रवैये का नुकसान हमें मशरिकी पाकिस्तान के सानहे की सूरत में हुआ और उसका इंडिया ने फायदा उठाया, तो जो इस वक्त मोदी कर रहा है उसका नुकसान उनके मुल्क को होगा। हमें ज्यादा इस दौरान ये इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि कहीं बाकी मानदा पाकिस्तान में हम मशरिकी पाकिस्तान वाली गलतियां तो नहीं दोहरा रहे हैं, और कहीं जिस चीज पे हम इंडिया को कंडेम कर रहे हैं, कहीं हमारे मुल्क के अंदर तो
उसकी बाज शक्लें और बाज मज़ाहिर मौजूद नहीं है। सही, ठीक है। बहुत बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 16 दिसंबर 2014 का पाकिस्तान की तारीख का अक्सियातरीन दिन है, जब पेशावर में वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल पर कलदम तहरीक तालिबान के अस्करियत पसंदों ने हमला किया। मुझे ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड एजाज अवान दिफाई तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, 5 साल हो गए इस अलमनाक वाक़े को। ये कैसा वाक़या है जनरल साहब जो एक ऐसे ज़ख्म दे के गया, यकीनन सारी ज़िंदगी ये ज़ख्म नहीं भर सकते, और ये यकीनन ऐसा वाक़या था जिसने पूरी कौम को मुत्तहिद किया। पूरी कौम, तमाम इदारे एक पेज पर इकट्ठे हुए। हम तो पहले से ही दहशतगर्दी का जो है सामना कर रहे थे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी थी हमारे मुल्क में, लेकिन जब ये वाक़या होता है उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान बनता है जिसके तहत दहशतगर्दों को सज़ाएँ भी दी जाती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता जिस मकसद के लिए नेशनल एक्शन प्लान सबने मिलकर बनाया था वो आज तक उसकी रूह के मुताबिक उस पर अमल नहीं हो सका? जी शादिया, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि यकीनन ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिससे हमारे मासूम बच्चे, जिस बेदर्दी से बेमाना तरीके से उनका कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, ये एक बहुत बड़ी सफाकाना कार्रवाई थी जो दहशतगर्दों ने की। और बिल्कुल आपने इंट्रो में जैसा कि कहा है कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर और आर्म्ड फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को लीड किया, और उन इलाकों तक वो पहुंच गए कि हमने इस हादसे की वजह से, इस ट्रेजेडी की वजह से 70 साल का सफर तय कर लिया। और वो नॉर्थ वजीरिस्तान जो उनकी आमाजगा था, न सिर्फ ये कि उसको अमन का गहवारा बना दिया, पूरे फोटा को मर्ज करके पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। FCR जैसे कवानीन ख़त्म कर दिए गए। पाक अफगान बॉर्डर की फेंसिंग तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुकी है, कोई 45 फोर्ट्स बन चुके हैं, और ओवरऑल मुल्क में 95% तक दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आ गई है। ये एक बहुत बड़ा सफर है जो कौम ने बहसियत कौम हम सब ने तय किया, और हर तबके ने, हर तबका फिक्र ने हिस्सा डाला है, भारी कीमत अदा की। बिल्कुल सब ने हिस्सा डाला है, और यकीनन हमने बहसियत कौम वो काम कर दिखाया है जो आज तक बड़ी बड़ी आर्मीज इस दहशतगर्दी के अफरीद पर उस तरह काबू नहीं पा सकी। लेकिन ये जो उस वक्त एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था, उस पर अमल दरामद कुछ सियासी मसलहतों की वजह से, कुछ कमजोरी की वजह से हमारी सियासी जमातों ने और पार्लिमान ने जिन्होंने वो कानून पास किया था, या उन 20 नुकात का इंतखाब किया था एग्जिस्टिंग कवानीन के अंदर से, उस पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ। अगरचे इस हुकूमत ने और एस्टेब्लिशमेंट ने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, और मदरसों की रजिस्ट्रेशन, उनके जो सिलेबस है उसको रेगुलेट करना, उसको कौम के धारे में ढालना उनको, और बड़ी जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी लीडरशिप को गिरफ्तार करना, ये अवामिल तो, ये सफ़र तो हम तय कर चुके हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स ने उन दहशतगर्दों को जो कस्टडी में थे उनको सजाएं दी, और वो तख्ता-ए-दार तक भी पहुंचा दिए गए। तो यहां तक तो अचीवमेंट हुई है, लेकिन इसको पक्का कानून का हिस्सा बनाने के लिए और आइंदा के लिए ये रास्ता बंद करने के लिए बहुत कुछ अभी भी करना है। सही। अच्छा जनरल साहब, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अमन है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको भी याद है, हमें भी याद है कि उस दिन जब दहशतगर्द ये हमला कर रहे थे आर्मी पब्लिक स्कूल पर, साथ ही फ़ोन पर डायरेक्शंस ले रहे थे अफगानिस्तान में जो उनके साथी थे, सरबराहान थे, लीडर्स थे। अगर आज आप देखें अफगानिस्तान के 65% हिस्से पर आज भी तालिबान का कब्जा है, तो आप आज भी यही समझते हैं कि अफगानिस्तान का अमन आज भी मोहताज है अमेरिका और तालिबान के कामयाब मुज़ाकरात का? जी यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा और अफगानिस्तान का अमन लाजिम व मलजूम है और एक दूसरे से मुंसलिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान आउट ऑफ द वे जाके अपने तमाम तर वसाइल
और इंटेलिजेंस को बरूए कार लाते हुए इन मुज़ाकरात में अमेरिका को फैसिलिटेट कर रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के पीसफुल सिटीजन ने भी बहुत भारी कीमत अदा की है और खुद पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है। अब दोनों कौमों का अमन मुकद्दर होना चाहिए ताकि ये मिल के को एग्जिस्ट करें और को एग्जिस्ट करने के साथ तजारती ताल्लुकात और अपने जो नेबरहुड के ताल्लुकात हैं उनसे फायदा उठाते हुए एक दूसरे की मदद करें, न कि वो ये जंग लड़ते रहें। तो इसमें अमेरिका की हठधर्मी और उनकी फ्लॉड पॉलिसी ये तो बहुत ये तो अब हमें पता है, मुज़ाकरात जब भी शुरू होते थे जानबूझकर कुछ ऐसा कर दिया जाता था ड्रोन हमलों की शक्ल में कि मुज़ाकरात जो है तो वो तातुल का शिकार हो जाते थे। लेकिन पाकिस्तान ने तो हमेशा कोशिश की है तालिबान को टेबल टॉक पर लाने की। तो आपको लगता है कि आज भी अमेरिका अफगानिस्तान की जमीन पर सिर्फ अपना इंटरेस्ट देख रहा है? देखिए, कौमें जो हैं और बिलखुसूस वो कौमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स की वजह से रीजन्स और खितों में अपनी डोमिनेशन रखना चाहती हैं, वो इस तरह की सियासत करती हैं, इस तरह की पॉलिसीज बनाती हैं। लेकिन अब अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं और उनके क्रिटिक्स उन जर्नलों से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपने 19 बरस तक कौम को जिस अंधेरे में रखा और रोज एक कहानी सुनाई कि हम बड़ी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं और आज भी आप वहां से निकलने का नाम नहीं लेते कि अभी तक वो डिजायर्ड कामयाबियां नहीं मिली, तो ये फ्लॉड पॉलिसी आप कब तक चलाएंगे? आप वियतनाम में भी इसी नारे के साथ गए थे, अफगानिस्तान में भी गए थे, इराक में भी गए थे, कभी दाइश को खत्म करना है, कभी अलकायदा को, और खुद हिलरी क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड है कि ये सब मसाइल पैदा किए हुए उनके अपने हैं। तो खुद ही मसाइल पैदा करते हैं, फिर खुद ही उनके हल की तलाश में निकल पड़ते हैं और अपनी डिफेंस इंडस्ट्री और वॉर इंडस्ट्री को बढ़ावा भी देते हैं, तिजारत को, और खितों में अपनी धाक बिठाते हैं। लेकिन अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और फाइनली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जहां और बहुत से गलत काम किए हैं वो एक बेहतरी की तरफ कदम उठाना चाहते हैं कि एक तो वो अभी 4000 फौजियों को निकाल रहे हैं और नवंबर तक उनका कहना है नेक्स्ट ईयर के वो तमाम फौजियों को निकाल लेंगे। अगर यही रियलाइजेशन हो जाए तो मेरे ख्याल में खित्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। दुनिया में ये भी तो कहते हैं तहफुजात हैं कि फौजें निकल जाने के बाद कौन इस बात की गारंटी देगा कि अफगानिस्तान की जमीन पर जो है वो अमन कायम हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम फैक्टर है जनरल साहब, वो ये कि अफगानिस्तान का भी दोगला चेहरा दुनिया ने देखा है। अफगानिस्तान की जमीन को भारत ने इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा है भारत। तो ये भी एक दरवाजा जो बंद करना अफगानिस्तान को होगा अगर खित्ते में बहुत ज्यादा ज़ाहिर जरूरी है पाकिस्तान के लिए भी और इस खित्ते के तमाम ममालिक के लिए। तो अब अफगानिस्तान को भी दोहरी पॉलिसी खत्म करना होगी। बिल्कुल यकीनन शाजिया, ये जो पपेट्स बिठाए जाते हैं इस तरह की जहां बैरूनी कुव्वतें ओवरऑल अमन कायम कर रही हूं और एक नॉमिनल हेड वहां बिठा दिया जाए, एक फ्रॉड इलेक्शन करा के मैनिपुलेट करके इंजीनियर करके उनके रिजल्ट आके अपनी मर्जी के लोगों को अवाम पर मुसल्लत कर दिया जाता है। और जब ऐसे लोग बैठे होते हैं तो वो फिर आलाकार बनते हैं उन कुव्वतों के हाथों में जो अपने मकासद को बढ़ावा देना चाहती हैं उस मेन लैंड को यूज करके। तो ये तो हम सब ने होते हुए देखा है। लेकिन अफगानिस्तान में भी एक रियलाइजेशन है, लोग अमन चाहते हैं, वो एक्सट्रीमिज्म नहीं चाहते, वो मजहबी एक्सट्रीमिज्म भी नहीं चाहते और नस्ली और इलाकाई और इस तरह की लिसानी एक्सट्रीमिज्म भी वो नहीं चाहते, वो भी अमन से रहना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें अफगान की मौजूदा हुकूमत और जो कंट्रीज उनके साथ ताउन कर रही हैं, लीड रोल में अमेरिका है कि वो इस खित्ते को अमन में बदलें। और चाइना की इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है इस रीजन की तरफ, यही मैं आपसे पूछने वाली थी। एक बहाना मिला है सीपैक का, भारत को एक बहाना मिला है सीपैक का, जिसको लेके भारत भी शरारतें करता है, अमेरिका भी शरारतें करता है। तो ये सारा सिलसिला कब रुकेगा? जाहिर है सीपैक तो नहीं रुकेगा, ये हमारे भी मफाद में, इस खित्ते के मफाद में है, इस रीजन के मफाद में है। लेकिन अब भारत इसको सपोर्ट करता है, जाहिर है ना अमेरिका सपोर्ट करता है इसको। शाजिया, ये हमेशा से ये एक ह्यूमन हिस्ट्री रही है कि अपने मकासद के लिए, अपने मुआशी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हुसूल के लिए कौमें, बड़ी ताकतवर कौमें जंगें कराती हैं,
हालात ऐसे पैदा करती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अभी पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसे अगर ये उनका मकसद है कि सी पैक को नाकाम करना है, तो हमारा और चाइना का डिटर्मिनेशन है कि इसको कामयाब करना है। हमने अपने पांव पे खड़े होकर अपने नेशनल मफाद में फैसले करने हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान भले अपने मफाद में फैसले करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान के दिन अभी गिने जा चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस हमाकत से वो हिंदू डोमिनेशन की पॉलिसीज बना रहे हैं, वो अपनी बर्बादी की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। डिसइंटीग्रेशन किसी को बर्बाद करने की शायद जरूरत नहीं है, अपने हाथों से भारत खुद बर्बाद हो रहा है। बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड एजाज अमान साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर की आवाम से आटे की कीमत बढ़ाकर 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम बटोरने के एक बड़े स्कैंडल का सुराग लगाया है। गरीब आवाम और नान भाई गुज़श्ता 6 महीनों से मुसलसल सरापा एहतजाज हैं कि आटे की कीमत में 20 रुपए फ़ी किलो तक का इजाफा हो चुका है। अवाम और नान भाइयों के एहतजाज की गूंज फिर वफाकी काबीना तक पहुंची तो वज़ीर आज़म ने आटा महंगा करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म देते हुए मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिपोर्ट भी तलब की। जब रिपोर्ट आई तो उसके मुताबिक मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करते हुए ये इंकशाफ किया कि मुल्क भर में फ्लोर मिल्स मालिकान हसास मालूमात का तबादला करके आटे की कीमत मुकर्रर करने में मुलव्विस पाए गए हैं। फ्लोर मिल्स मालिकान ने बोगस फ्लोर मिल्स का कोटा हासिल करके गंदम दूसरी फ्लोर मिल्स को फ़रोख्त की। पाकिस्तान में गंदम की प्रोक्योरमेंट और तरसीली निज़ाम नाकिस है। हुकूमती सरपरस्ती के बगैर घोस्ट फ्लोर मिलों का काम करना मुमकिन नहीं है। हुकूमत को कीमत के तयन के लिए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। टैक्स में इजाफे के लिए गंदम के आटे की सनत को दस्तावेजी बनाया जाए। गुज़श्ता 6 महीनों में आटा महंगा होने के नतीजे में आवाम से 30 अरब रुपए से ज़ायद इजाफी रकम वसूल की जा चुकी है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवाम को फ्लोर मिल्स मालिकान की नाजायज़ मुनाफाखोरी से बचाने के लिए हुकूमत को आटे की कीमत मुकर्रर करने की सिफारिश की है। मुसाबकती कमीशन की जानिब से फ्लोर मिल्स मालिकान को 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। क्या मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भारी जुर्माना और सख्त हिदायत जारी करके इस केस को बंद कर देना काफ़ी है, या इसके लिए मुस्तकबिल की कोई ठोस हिकमत अमली बनानी चाहिए, या आटे की कीमत में मतलूबा कमी भी करवा कर आवाम को रिलीफ फराहम करना चाहिए? इस पर मैं बात करूंगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। सुहेल, एक बात तो तय होगी, सब कुछ किया धरा फ्लोर मिल्स मालिकान का था और जाली फ्लोर मिल्स को सामने लाकर उनको गंदम फरोख्त करके तो ये शो किया गया कि गंदम को महंगा करना जरूरी है, जिसकी वजह से सारा बहरान पैदा हुआ। जी शाज़िया, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है जिसका सुराग लगाया है मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। मामला ये है कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी रहा। अवाम भी सरापा एहतजाज रहे और नान भाई एसोसिएशन ने भी एहतजाज किया और उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। जब ये मामला पहुंचा वफाकी काबीना तक, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मामले का नोटिस लिया और गुज़श्ता 3 माह से ये मामला वफाकी काबीना के सामने था और फिर अल्टीमेटली मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी सारे मामले में इंगेज किया गया, जहां पर चेयरपर्सन मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद्या खलील ने जो मुसाबकती कमीशन की वर्किंग थी, जो उनकी स्टडी थी और जो कुछ उनकी फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने इस मामले का नोटिस लेने के बाद हासिल की थी, मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफातर पर छापे मारे गए, रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, तो उससे बहुत होशरुबा इंकशाफात हुए। पता चला कि वो मुसाबकती कमीशन के खिलाफ वर्जी करते हुए फ्लोर मिल्स मालकान, जिनकी तादाद 915 के लगभग है, ये ना सिर्फ गंदम की तरसील बल्कि आटे की कीमत मुकर्रर करने के अंदर भी मुलव्विस पाए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, मजीद तफसीलात जानने के लिए खोज लगाया गया तो पता चला कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सरपरस्ती से
बोगस फ्लोर मिल्स कायम हैं जो कागजों के अंदर कायम हैं, हकीकतन में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। उनके पास आटे गंदम का कोटा मौजूद है, ये गंदम हासिल करती हैं और उसके बाद दीगर फ्लोर मिल्स को फरोख्त कर दी जाती है और उसके बाद प्राइस को फिक्स किया जाता है, प्राइस कितनी बढ़ानी है, मार्जिन कितना रखना है। तो मिली भगत करके एक तो मौजूदा हुकूमत का मतलब है वो लोग मौजूद हैं जिनकी मिली भगत से ये सब कुछ हुआ। मौजूदा हुकूमत में लोग मौजूद हैं। देखिए, मौजूदा हुकूमत में भी और दीगर भी जितनी हुकूमतें रही, हर दौरे हुकूमत में ये बासर लोग मौजूद रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां गुज़श्ता 6 माह के दौरान आटे की कीमत में 20 रुपए फी किलो इजाफा हुआ, आम आदमी की कमर टूट गई, वो गंदम आटा खरीद नहीं सकता। और जो अदादो शुमार सामने आए हैं, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उस सफ़े अव्वल के मुल्क में होता है जहां पर अवाम कैलोरीज हासिल करने के लिए मुझे ये बताएं कि हुकूमत मोहताज होती है फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ मिलकर बैठकर कीमत का तयन करने के लिए? क्या ये हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं जिसकी वजह से हुकूमतें मजबूर होती हैं कि इनके साथ बैठा जाए और उनकी मन मर्जी के मुताबिक कीमतों का तयन किया जाए? देखिए, यही सबसे बड़ा खेल है। हुकूमत को ये ब्लैकमेल क्या करेंगे? इनके अपने सपोर्टर्स, इनके हमदर्द हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। उनके साथ जब भी कोई सिनेरियो डेवलप होता है, अवाम सरापा एहतजाज होते हैं, तो वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोविंशियल जो हुकाम है उनको साथ बैठकर मामले को रिजॉल्व कर लिया जाता है और कीमत मुकर्रर कर दी जाती है। मुसाफती कमीशन ने उन तमाम खराबियों की निशानदही की है और वाज़ेह किया है कि हुकूमत को फ्लोर मिल्स मालिकान के साथ बैठकर कीमत के तयन के हवाले से अपना कोई किरदार अदा नहीं करना चाहिए। ये भी तो हो सकता है वो इनको सपोर्ट कर रहे हो, हुकूमत में बैठे उनकी अपनी फ्लोर मिल्स हों, इसकी खोज लगाना भी जरूरी है। सोहेल, ऐसे कैसे कोई हमदर्दी दे रहा है? जी, यकीनी तौर के ऊपर ये 30 अरब रुपए का बड़ा स्कैंडल है जो सिर्फ 6 माह के दौरान अवाम की जेबों से 30 अरब रुपए से जायद रकम निकाली गई है और ये प्रैक्टिस शाजिया 2009 से जारी है। किसी ने इसकी जानिब तवज्जो नहीं की। अब मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे मामले को ओपन किया है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चेयरमैन नैब और तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि अवाम से जो ये इजाफी रकम वसूल की गई सिर्फ 6 माह में, एटलीस्ट उसका रिलीफ तो अवाम को मिलना चाहिए। और 2009 से यह सिलसिला जारी था। आप सुनकर हैरान होगी और किसी ने इसकी जानिब तवज्जो मबजूल नहीं की। बिलाखिर मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को यह रिकमेंड किया है कि खुदा के लिए अवाम की हालत पर रहम खाएं और आटे की कीमत हुकूमत खुद मुकर्रर करे। जो इनकी मोनोपोली है, जो फर्टिलाइजेशन है, इतना महंगा, और अब जो कह रहे हैं कि गैस की कीमत 250% महंगी करने की मंजूरी दे दी। अभी गैस का ये हाल है कि आप देखें कि सुबह के टाइम इतनी कम होती है, रात में तो बिल्कुल गैस चली जाती है। तो ये करने क्या जा रहे हैं? गैस इतनी ज्यादा महंगी हो रही है। बिल्कुल शादी, आपके प्रोग्राम में एक सुपर एक्सक्लूसिव स्टोरी हम ब्रेक कर रहे हैं अपने नाजरीन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तीसरी मरतबा ओगरा ने गैस महंगी करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। जो सरकारी दस्तावेज हमें मसूल हुए हैं उसके मुताबिक, जो भी रिसेंटली मैंने उसकी सारी वर्किंग मुकम्मल की है, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 17% से लेकर 191% तक महंगी करने की तहरीरी तौर के ऊपर मंजूरी दी जा चुकी है। गैस कंपनियों की माली हालत खराब है, उन्होंने रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करना है। ओगरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो गैस महंगी कर दे। तो ये मंजूरी दी जा चुकी है। फैसला वफाकी हुकूमत को अरसाल किया गया है। डेफिसिट को करने के लिए ये बोझ डाल रहे हैं। रोटी तंदूर, अपना जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको बैलेंस करने के लिए हम पे बोझ डालेंगे ये लोग। देखिए शादी, अब हमारी गैस कंपनी सुई नॉर्दर्न और सदर्न का इतना बड़ा वॉल्यूम हो चुका है, उनको रेवेन्यू जो है, सुई नॉर्दर्न को 244 रुपए चाहिए आइंदा 6 माह के दौरान, सुई सदर्न को 275 रुपए चाहिए आइंदा 6 माह के दौरान। अगर वो कंपनी ये रेवेन्यू हासिल नहीं करती तो बैंक करप्ट हो जाएंगी, दिवालिया हो जाएगी, गैस का मौजूदा सर्कल सिस्टम नहीं चल सकता। इसका हल यही है सोहेल, जब तक इन वजीरों की और इन ब्यूरोक्रेट्स की जेबों से ये 250-250 रुपया नहीं फीसद इन पर बोझ नहीं पड़ेगा तो शायद इनको कभी एहसास ना हो, शायद वजीर आजम भी इस चीज का नोटिस ना लें। इसलिए बहुत जरूरी है ये बोझ इन वजीरों पे भी डाला जाए, इस ब्यूरोक्रेसी पर भी डाला जाए जो सरकारी खजाने से इनको फ्री का मिलता है सब कुछ। देखिए, जहां तक वजीरों की आपने बात की, वो तो वहां पर मौजूद हैं जो मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी रिहाइश गए हैं। उनका बोझ तो आप और मैंने बर्दाश्त करना है, पाकिस्तान के आम लोगों शहरियों ने बर्दाश्त करना है, टैक्स पेयर ने बर्दाश्त करना है।
तो ये जब वजारत से अलग होंगे तो उस वक्त इनको अपनी जेब से अल्टीमेटली अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये मसला है आम आदमी का, घरेलू सार्फिन का है, दीगर लोगों का है, जहाँ जो दीगर लोगों की जो गैस चोरी में मुलविस पाए जाते हैं उनका खमियाजा अब देखना है कि वज़ीर-ए-आज़म इसका क्या नोटिस लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म को यकीनन इस पर भी नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इतना बोझ अवाम पर कैसे डाला जा सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।